हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के मामले में NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 2 मेंबर के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया। क्या मामला था ये? क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? क्या इसमें पनिशमेंट है? क्या इसकी स्टेटुटरी बैकिंग्स है? और क्या है NCLAT? इन तमाम बातों पे हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द 2 मेंबर्स ऑफ NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में 2 मेंबर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया था। आखिर ऐसा क्या मामला था? तो एक केस था फिनोलेक्स केबल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव दिया था कि जो स्टेटस को है उसे मेंटेन रखना है, बट दीज 2 मेंबर्स अब वो स्टेटस को मेंटेन नहीं रह पाया। दैट्स व्हाई द कोर्ट हैज इशू अ सो कॉज नोटिस टू द मेंबर्स फॉर प्रोनाउंसिंग जजमेंट इन द फिनोलेक्स केबल केस डिस्पाइट डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन स्टेटस को इन इट। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था इस केस से रिलेटेड कि इसमें स्टेटस को मेंटेन करना है, बट NCLAT के जो ये 2 मेंबर हैं इन्होंने रिसेंटली उस पर जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया है, जिसके कारण कोर्ट यह कंसिडर कर रहा है कि दैट बेसिकली दैट एक्ट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड अभी से उन 2 मेंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर है क्या, कितने इसके टाइप्स होते हैं और इसकी क्या स्टेटुटरी बैकिंग है और क्या पनिशमेंट इसमें दिया जा सकता है। तो अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले यह समझना है कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। तो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म and as a legal mechanism to punish those who lower its authority। तो बेसिकली क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है ताकि जिससे कि लीगल मैकेनिज्म है जिससे कि जो कोर्ट्स है उनकी अथॉरिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर कोई ट्राई करता है कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने का या किसी तरीके से अनवांटेड अटैक्स करना चाहते हैं जुडिशरी पे, तो उसे पनिश किया जा सकता है अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली क्या है, यह जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के जो अथॉरिटी है, जो उनका एक कह सकते हैं स्टेटस है, उसे मेंटेन करने के लिए यह एक लीगल मैकेनिज्म है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेड वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन on fundamental right of speech and expression under article 19 clause 2 of the constitution of India। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि fundamental rights are not absolute, you have the right to freedom of speech and expression with specific restriction, one of them was contempt of court। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, बट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर में जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं उसमें से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आपको फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है, आप कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को फेयरली क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज ओके। बट आप ऐसा कोई क्रिटिसिज्म करते हैं जो विलफुल डिसोबीडियंस हो या स्कैंडलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं आप उस मैटर्स को, देन आप पे बेसिकली क्या है, आपके इस राइट पे एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है, आप पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया जा सकता है। हम बात करें कि कौन से आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया है, तो अंडर आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एंड सिमिलर पावर हैज गिवन टू द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 215। कि अंडर आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तहत पनिश कर सकता है। सिमिलर पावर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 215। The Contempt of Court Act 1971 gives statutory backing to the idea। और इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट आया 1971 का, इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन था कि आखिर क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पहले इसके टाइप्स की। तो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सिविल कंटेम्प्ट एंड सेकेंड वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करें तो बेसिकली इट इज द विलफुल डिसओबीडियंस to any judgment, any decree, any writ, any order
और द प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, कि विलफुली आप जो है किसी कोर्ट के किसी डिसीजंस को, किसी ऑर्डर को, किसी रिट को आप विलफुली डिनाई कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? तो बेसिकली जब कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या हाई कोर्ट हो, जब अपना वो जजमेंट पारित करते हैं, जब अपना जजमेंट देते हैं, अगर उस जजमेंट के अगेंस्ट में इट इज द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी अदर एक्ट which tends or tries to scandalize or lower the authority of any court or interfere with due process of judicial proceedings, obstruct the administration of justice in any other manner। तो बेसिकली क्या है कि कोर्ट ने अगर कोई ऐसा डिसीजन दिया और अब आप क्या कर रहे हो कि विलफुली उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और कोर्ट के अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कि आप ऐसा कोई पब्लिकेशन कर रहे हो मैटर जिससे कि कोर्ट्स का जो जजमेंट है उसे स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोर्ट के अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोर्ट्स के जो प्रोसीडिंग्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हो, दैट इज कम्स अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वह इसे एक स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करता है, which punishes the guilty with imprisonment that may extend to 6 months or fine of Rs 2000 or both. It was amended in 2006 to include true and good faith as a defense। अब बेसिकली क्या है कि 2006 में इसे अमेंड किया गया एंड एक बेसिकली क्लॉज ऐड किया गया, दैट इज ट्रूथ एंड गुड फेथ एज ए डिफेंस। इट वाज एडेड दैट court may impose punishment only if the act of other person substantially interfere or tend to interfere with due course of justice। कि कोर्ट यह इसलिए ऐड किया गया इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कि इसमें क्लियर ये कहा गया कि कोर्ट है तभी पनिश कर सकता है जब यह क्लियर हो कि जो पर्सन है, जो अदर पर्सन है, वो सब्सटेंशियली इंटरफेयर करना चाहता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में और इसकी अथॉरिटी को लोअर करना चाहता है। दैट्स वाई यह जो क्लॉज है ट्रूथ एंड गुड फेथ यह ऐड किया गया। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके 2 मेंबर के अगेंस्ट में यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया। आखिर यह क्या है? तो बेसिकली क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो बेसिकली हालांकि यह बहुत अदर जो बोर्ड्स है, अथॉरिटीज है, उसके अगेंस्ट में भी अपील सुनता है, लेकिन बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में हियरिंग्स को सुनने के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर 410 for hearing appeal against the order of National Company Law Tribunal with effect from 1st June 2016. The NCLAT was established to provide efficient, specialized forum for addressing matters related to company law, insolvency and bankruptcy and competition law। कि इन लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी अपील करना चाहता है तो इस नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो यह क्या करता है, इसके एम्स क्या है, क्या इसकी फंक्शनिंग है। तो इट हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई केस कंपनी से रिलेटेड है तो सबसे पहले जाता है इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अगर कोई कंपनी इसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, इसके जो भी डिक्री दिए गए उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे अप्रोच टू एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो बेसिकली क्या है कि यह अपील सुनता है अगेंस्ट द एनसीएलटी। अगेन इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड 211 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, इशू और डिसीजन मेड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अगर कोई डायरेक्शन दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट में भी यह अपील सुन सकता है। इट ऑल्सो हियर अपील
एट ट्रिब्यूनल टू हियर डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो आप देख सकते हैं जो वेरियस अथॉरिटीज है, खासकर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो या फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड हो या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो या नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, इन सब के अगेंस्ट में जो अपील है वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एनसीएलएटी के भी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यही फिनोलेक्स केबल केस में हुआ था कि जब यह अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया तो उन्होंने कहा कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, लेकिन एनसीएलएटी के जब मेंबर्स ने इस पे अपना डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं एनसीएलएटी की, तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ चेयरपर्सन and judicial and technical members which are appointed by central government from the various fields। dispose of cases की बात कर ले, the appellate tribunal is required to dispose of the appeal within a period of 6 months from the date of receipt of the appeal, कि जिस दिन से उसके पास वो रिसिप्ट जाएगा अपील का, उस दिन से 6 मंथ के अंदर में उसे डिसीजन देना होता है। तो ये इसका टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली यही था कि ये न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया है। आई होप अब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मतलब समझ में आ गया होगा, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, कब वो अनाउंस किया जाता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, सो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।